कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी है इस देश की विविधताओं से भरी एक महान विरासत की। ये कथा है इसकी परंपराओं की। ये कथा है हिंदुस्तानियों के शौर्य की, अतुल्य बलिदानों की, उन जाबाजों की जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहादत की चादर ओढ़ ली और देश पर कुर्बान हो गए। प्राचीन काल से भारत देश का एक गौरवशाली इतिहास है। शास्त्रों में वर्णित है कि मेरी गोद में बहने वाली तवांग नदी के जल को ऋषि मुनियों ने अंगीकृत किया था। यही कोई 1200 साल पुरानी बात है। 8वीं शताब्दी में श्रद्धेय भारतीय बौद्ध भिक्षु गुरु पद्म संभव ने यहाँ की गुफाओं में तपस्या की थी। उन्होंने ही इस पवित्र भूमि में बौद्ध धर्म के बीज बोए और तब से लेकर आज तक अध्यात्म का वो वृक्ष हरा भरा है। 17वीं सदी के आखिरी पड़ाव में 5वें दलाई लामा के शिष्य मेरा लामा लोड्रे ग्यात्सो ने मेरी ही धरती पर एक मठ की स्थापना की, जिसे आज पूरा विश्व तवांग मोनास्ट्री के नाम से जानता है। इस मठ के लिए जगह खोजते समय मेरा लामा ने मेरे यहां ध्यान लगाया और अपनी आंखें खुलने पर अपने अश्व को ताना मांडगांग पहाड़ी के ऊपर पाया और वहीं पर स्थापित हुआ बौद्ध विहार और मेरा नया नामकरण हुआ तवांग। त यानी घोड़ा और वाग अर्थात चुना हुआ स्थान। इसी मनमोहक परिदृश्य वाली धरती पर जन्मे थे छठे दलाई लामा सेंग्यांग ग्यात्सो। तभी से मेरी सरजमी पर बौद्ध धर्म और आध्यात्मिकता की जड़ें मजबूत होती गई। मुझे मोन्यूल प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। पुरातन काल में अत्यंत प्रभावशाली राजा रहे कलावांग को, जिनके शौर्य और समाज कल्याण की गाथाएं आज भी मेरे और पूर्ण अरुणाचल प्रदेश निवासियों के दिलो दिमाग में सजीव है। भारत की आजादी से काफी पहले सन 1914 में ही मेरी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित हो गई थी। सदी के तीसरे चौथे दशकों में ही अंग्रेजी प्रशासन के अनेकों पर्वतारोहण दल और अभियान असम के मैदानों से मेरे यहां भ्रमण पर आए। ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन ने मेरी उत्तरी सीमाओं को तिब्बत के साथ निर्धारित कर दिया था, जिसे अब मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये है ना हमारा पड़ोसी देश, जो न जाने क्यों नापाक हरकतें कर फर्जी दावे करता रहा है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त सन 1947 पूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ मेरा भी रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। सदियों की पराधीनता के बाद हम एक बार फिर आजाद हुए। खुले आसमान में लहराया हमारे स्वाभिमान, अखंडता और पहचान का प्रतीक तिरंगा। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। वहीं उत्तर में मेरे पड़ोसी प्रांत तिब्बत के उस पार 1949 में चीनी गणराज्य का जन्म हुआ। चीन की साम्राज्य विस्तार नीति के विडंबना के फलस्वरूप अगले वर्ष तिब्बत भी उसकी गिरफ्त में आ गया। 14वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वाधीनता का आंदोलन जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा का गठन हुआ, जो भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बना और अंततः इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 17 जनवरी 1951 को मेजर रालेग्नो बॉब खातेंग MCMBE ने 5 असम राइफल्स के 200 सैनिकों के साथ 4 द्वार से मेरी सरजमी के लिए कूच किया। दुर्गम इलाकों से होकर ठंड, बर्फ, जंगलों को लांघते हुए
वे 6 फरवरी 1951 को तवांग पहुंचे और इस प्रकार मेजर बॉब खातिंग के भरसक प्रयासों के चलते फरवरी 1951 में मेरे यहाँ भारतीय प्रशासन की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। 14 फरवरी 1951 के स्वर्णिम दिन को मैं और मेरे निवासी कभी ना भूल पाएंगे। शत शत नमन इस अधिकारी को जिसकी हिम्मत और जज्बे को मैं और पूर्ण भारतवर्ष सलाम करते हैं। नई थी आजाद राहें और उन पर हम चले, कल की बातें भूलकर नए सपने आंखों में पले। हमने चाहा हम बढ़ेंगे एक नई मंजिल की ओर, पर थमी बंसी अमन की गूंजा रणभेरी का शोर। भूमि पर नजरें गड़ी थी, दुश्मन ने चाले चली, सरहदों को है बचाना, देश में थी खलबली। चीनी दमनकारी नीतियों के कारण मेरे पड़ोसी प्रांत तिब्बत में एक दशक तक हिंसा की आंधी चली, खून की नदियां बही और उसके स्वाधीनता संग्राम को क्रूरता से कुचल दिया गया। चीन के नरसंहार से बचने के लिए दलाई लामा ने भारतवर्ष में शरण ली और निर्वासित सरकार की स्थापना की। 31 मार्च 1959 को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ खिंजे माने इलाके से भारत में प्रवेश किया। दलाई लामा के भारत में आते ही भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया, क्योंकि भारत द्वारा शरण दिए जाने को पड़ोसी मुल्क ने सकारात्मक रूप से नहीं देखा। बस कुछ ही समय गुजरा और आया साल 1962, सितंबर का महीना। नामकाचू के इलाके में शुरू हो गई छिटपुट झड़पें। भारत ने रणनीतिक तौर पर पहले से ही फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सरहदों पर पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी थी। धौला पोस्ट से आगे बढ़ते हुए मेजर चौधरी ने अपने साथियों के साथ खागला के पहाड़ों की ओर कूच कर दिया। संगधार पहाड़ी की जड़ में पहले सिख बटालियन के कैप्टन महावीर प्रसाद ने धौला पोस्ट पर मजबूत किलेबंदी की, लेकिन घृणित रूप से हमला करते हुए 600 चीनी सैनिक धौला पोस्ट को घेरते हुए संगधार पर्वतमाला तक पहुंचे। चीनी फौज ने धौला रिंच की ओर से हम पर जोरदार हमला कर दिया है। मेजर पथ के नेतृत्व में हमारे जवान उनके नापाक मंसूबों को जमकर चुनौती दे रहे हैं। हमने काफी नुकसान पहुंचाया है और हमारे भी कई जवान शहीद हो गए सर। जब तक धौला पोस्ट पर महावीर प्रसाद जिंदा है, इस कोस्टल भारतीय तिरंगा लहराता रहेगा। मुश्किलों से घबराए बिना 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बहादुर सैनिकों ने वीरतापूर्ण जवाबी हमले किए। इस लड़ाई में 2 राजपूत, 9 पंजाब, 4 ग्रेनेडियर्स और 19 गोरखा राइफल्स पलटनों ने अपने अद्वितीय शौर्य का लोहा मनवाया और 20 अक्टूबर 1962 के दिन लड़ी गई नामकाचू की एक ऐतिहासिक लड़ाई, जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में वर्णित है। हमारे सैनिक आखिरी सांस, अंतिम गोली तक जी जान से लड़े और न जाने कितनी ही शौर्य और बलिदान की अविस्मरणीय गाथाएं लिख डाली। नामकाचू घाटी का वो रक्त रंजित मंजर मैं आज भी नहीं भूल पाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। 23 अक्टूबर 1962 मुगला बंदरी चीनी सेना ने हमला किया। 15,200 फीट की ऊंचाई पर सर्द हवाओं के बीच मुगला की लड़ाई छिड़ गई। हमारी चौकी पर चीनियों ने एक के बाद एक लगातार 3 हमले किए। जाबाज पहले सिख पलटन के सूबेदार जोगिंदर सिंह ने दुश्मन को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया। डिवीजन सिंह, क्या खबर है? चीनी फौजियों ने हम पर तीनों तरफ से हमला कर दिया है। वो 300 की तादाद में है और हम 30, और फिर भी हमने हार नहीं मानी सर। हमने उनके कई सैनिक मार दिए।
रेफोर्समेंट भेजे। हमले की तीसरी लहर को टक्कर देते देते गोला बारूद कम पड़ने पर भी हार नहीं मानी। साथी कम होते गए मगर हौसला नहीं। बंकरों से बाहर निकलकर जोगेंद्र सिंह और उनके प्लाटून के सैनिक आखिरी सांस और अंतिम गोली तक लड़ते रहे। उनके चंद साथियों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कई सौ चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। चीनियों के निरंतर हमलों में जोगेंद्र सिंह आखिरी दम तक लड़ते रहे और पूरी तरह घायल हो गए। अपने साहस और वीरता के लिए सूबेदार जोगेंद्र सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऐ मेरे वतन मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नवंबर का महीना। भारतीय सेना ने अभी तक चीन को अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवा लिया था, और चीनी सैनिकों की तादाद अधिक होने के कारण वो मेरी धरती पर आगे बढ़ने में सफल रहे। हमारे सैनिक अदम्य साहस का परिचय देते रहे। ऐसी ही एक गाथा है जसवंतगढ़ की जंग की भी। 17 नवंबर 1962 फोर गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी नूरानांग ब्रिज पर मोर्चा संभाली थी। दुश्मन हमले पर हमले करता रहा और किसी तरह से हमारे बंकरों के करीब मीडियम मशीन गन स्थापित करने में सफल रहा। ये कंपनी की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में वीर नायकों की इस छोटी टुकड़ी, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने अदम्य साहस का उदाहरण देते हुए 72 घंटों तक आश्चर्यजनक रूप से चीनी सेना को रोक कर रखा। युद्ध में 300 से अधिक चीनी सैनिक निष्प्रभावित किए गए, जबकि फोर गढ़वाल के 2 जाबाज वीर गति को प्राप्त हुए और अन्य 8 घायल हुए। इस जंग में विजय राइफलमैन जसवंत सिंह के शौर्य की हुई और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया एवं साहस की मूर्ति नेगी और गोसाई को वीर चक्र प्रदान किए गए। याद रहे, युद्ध के बाद से इस नूरानांग युद्ध क्षेत्र को जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध के दौरान सेना तो भरसक लड़ी ही, साथ साथ सेला और नूरानांग जैसे कई गांव के स्थानीय निवासियों ने भी साहस और देशभक्ति का भरपूर परिचय दिया। लोगों ने खतरों के समय भी सेना की हर संभव मदद की, भोजन, दवाइयां इत्यादि सैनिकों को उपलब्ध करवाया। मेरे भारत के न जाने कितने सपूतों की जान बचाई। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। उन्नीस सौ 62 के उत्तरार्ध से सेला की पहाड़ियों में युद्ध लड़ा गया। सेला और नूरानांग के जंग के दृश्य मानो आज भी मेरी आंखों के सामने सजग सजीव है। देश की एक एक इंच भूमि और साथ ही साथ देश की भावनाओं की भी रक्षा की। इस युद्ध के दौरान नामकाचू, जसवंतगढ़, न्यूकमटा, खिंजेमाने, सुरवासापा, मोशेंग और चाकू में भारतीय सेना ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। तबा, बुमला,
सेला और बोमडिला की सरजमी गवाह है। दृढ़ संकल्प, धीरज और फौलादी इरादों से भरी कहानियों की, जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करती रहेगी। 1962 में किए गए चीन के विश्वासघात के बाद तवांग क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपना रुख बदला और सीमा पर गश्त बढ़ा दी ताकि चीनियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और सैन्य स्थिति सुदृढ़ बनाई जाए। लेकिन दुश्मन फिर किसी नई साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। साल 1986 चीनी सैनिकों ने लुरोला सेक्टर में सुंदरांग में फिर घुसपैठ कर धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन दृढ़ संकल्प वाली भारतीय सेना ने तुरंत निर्णय लेकर चीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत ने चीन और दुनिया को स्पष्ट संदेश दे डाला कि भारत विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए संवेदनशील इलाकों की हिफाजत के लिए 1986 से ऑपरेशन फैल्कन प्रारंभ हुआ, जिसके चलते मेरे इलाकों की सरहद शांतिपूर्ण रही। जिस तरह मैंने युद्ध देखे हैं उसी तरह देखा है समझौतों का दौर। मोंगला में ही औपचारिक रूप से बॉर्डर पर्सनल मीटिंग मैकेनिज्म 1991 में स्थापित किया गया। 1993, 1996, 2005, 2013 में हुए समझौतों के दायरे में दोनों पक्षों ने समझदारी से अनगिनत मसलों को सहमति से सुलझाया। युद्धोपरांत शांति, अमन चैन, ये सब कुछ हुआ मेरी धरती पर। दुश्मन जो नजरें गड़ाए बैठा है मेरी वादियों पर, इसमें क्या बताए कि उसका कसूर कितना है। मेरे पहाड़ों की सुंदरता ही कुछ ऐसी है, उन पर खिला हुआ हर फूल मशहूर कितना है। मेरी वादियों में मिलती हैं अनगिनत रंग बिरंगे फूलों और वनस्पतियों की प्रजातियां, घने जंगलों में बिखरी नायाब औषधियां, बहता है नदियों का पानी कलकल करता। इस पूरे मंजर का आनंद लेने आते हैं देश विदेश के हजारों सैलानी। मेरे यहाँ बर्फीली चोटियां भी हैं जो लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। आज मेरे कोने कोने में विकास की लहर पहुंच रही है, संपर्क के साधन बढ़े हैं और ये सूचक है सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का। वार्षिक तवांग महोत्सव, मैत्री दिवस, तवांग मैराथन, तीरंदाजी प्रतियोगिता और रस्साकसी जैसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन अब आम बात है। जुलाई 2024 में मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम मिला, जिसे फीफा भी प्रमाणित करने से खुद को न रोक सका। मेरे विकास की गतिविधियों से तवांग वासियों के जीवन में बेजोड़ बदलाव आया है। साथ ही साथ सुनहरे भविष्य की भी नींव रखी जा रही है। मेरी भूमि है सांस्कृतिक और परंपराओं की भूमि। यहाँ के बौद्ध विहार की आध्यात्मिकता समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दान और समाज सेवा मेरे मोंपाओं का प्रमुख गुण है। इसी गुण को आगे और समृद्ध करते हुए सार्थक कार्य कर रही हैं यहाँ की कुछ संस्थाएं, जिसमें मंजूश्री, विद्याश्री, महाबोधि इत्यादि शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तवांग की संस्कृति और इतिहास पर शोध को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। मेरी समृद्ध जनजातीय विरासत को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वावधान में अनेकों नाटकों का आयोजन संपूर्ण भारत एवं विश्व भर में किया जा रहा है। गोरसन कोरा, लोसर जैसे त्योहार खुशी और उत्साह के संदेश लाते हैं और इनके चलते मेरी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत बरकरार है। इन सभी उत्सवों का आयोजन मेरे निवासी, प्रशासन और भारतीय सेना एकजुट होकर करते हैं। सच्चा साथ, सहयोग और देश प्रेम सब कुछ एक साथ मेरे यहाँ।
प्रगति, आर्थिक और सामाजिक विकास मेरी कहानी के मुख्य किरदार रहे हैं। जो मैं आज हूं उसमें पूर्ण भारतवर्ष, अरुणाचल प्रदेश सरकार, भारतीय सेना और निस्संदेह मेरे नागरिकों का बहुमूल्य योगदान है। मेरी कहानी का अहम अध्याय है तवांग वॉर मेमोरियल, जिसकी स्थापना 1999 में स्थानीय लोगों और आर्मी ने मिलकर की। इसमें 1962 में वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रत्येक योद्धा के नाम लिखे हैं। 2024 में स्मारक परिसर में मेजर बॉब खातिंग संग्रहालय का निर्माण एवं तवांग एम्फी थिएटर का रूपांतरण भी हुआ। भारतीय सेना मेरे विकास और शांतिपूर्ण प्रगति का अभिन्न अंग रही है। तवांग वॉर मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए बिना तो मेरी सैर अधूरी है। यहां का नवनिर्मित सेला टनल ट्रांस अरुणाचल हाईवे अपने साथ लाए हैं पर्यटन का नया दौर। तवांग मोनेस्ट्री, खिंजे माने के होली ट्री, सेमिथान की विशेष परंपराएं, लूमरोला, बूमला, होली वाटरफॉल्स का पावन पूजनीय जल, दामतेन की कल कल बहती नदी, गर्म पानी के चश्मे और न जाने कितने मनमोहक पर्यटक स्थल और नजारे मुझे हर पल शोभायमान करते हैं। इंटरनेट के दौर में दूर दराज के गांव भी मानो पास आ गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की अनन्य भविष्यवादी योजनाओं से प्रगति और विकास को एक नई गति मिली है। भगवान बुद्ध का ज्ञान और नई शिक्षा का आलोक दोनों के फल स्वरूप प्रकाशित हो रहा है मेरा घर, आंगन और पूरा प्रदेश। ये धरती है उगते हुए सूरज की, ये धरती है विकास की, ये धरती है संपूर्ण विश्व में भारत के आह्लाद की। मैं, मेरे निवासी और हमारी जाबाज फौज तैयार है यहां सरहद पर किसी भी चुनौती को स्वीकारने के लिए। मैं संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतीक हूं और देश की अखंडता एवं शक्ति का संदेश संपूर्ण विश्व जगत को आने वाली सदियों में भी देता रहूंगा। क्योंकि सीखे हैं गुजरे दिनों से सबक हमने, अपने कर्मों से पाई है चेहरों पर चमक हमने। कभी ना होने देंगे धूमिल रंग इस तिरंगे का, चखा है अपने मादरे वतन का नमक हमने। सीने में जोश, दिलों में उमंग लिए हैं आते, हम भारत के सच्चे सपूत हैं कहलाते। मातृभूमि का कर्ज चुकाने की ललक में शौर्य की राह पर हम सब वर्ष निभाते जाते। क्यों ना हो कुर्बान जान, क्यों ना करें निसार, अपनी मातृभूमि से खुद से भी ज्यादा करें प्यार। हम हैं भारतीय, हमारी है यही पहचान। देश की माटी तिलक लगाना, आन बान और शान। नजरों में बसा हुआ तिरंगा और दिल में सच्चा हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तान। जीवन जो मिला था हमको वो देश पे हमने वार दिया। जो कर्ज था अपनी मिट्टी का
Ladies and gentlemen, I request you all to please rise for the national anthem. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। जोङो नायखांबाय मा नायखो गिदांदों नामा नोंलाय हाब देन जार गोजां भारत हादरा माबायदि उदांस्रि जादों एबा माने चाइना आरो इन्डिपेन्डेन्स डेनिफ्राय लानानै चाइना आरो भारतनि गेजेराव भारत आरो चाइनानि गेजेराव जानाय जाथायखौ जों नायबाय बेहाय डिजिटेलि नायबाय बुजिनो मोन्दों सोरबायदि माबायदि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन माबानि थाखाय हेलौ जों दायो ओंखारबाय वीडियो तो सर जय हिंद नाही नाही आम्ही खुरपायची नाही 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 आम्ही लोक या की नंतर या तुम्ही बंद करा নিবু স্যার আৰু